हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो तरह के रहते हैं, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। लेकिन ज़्यादातर हम एटम्स में इमिशन स्पेक्ट्रम ही लेते हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको सिंगल एटम्स है और वहाँ पे आप हीटिंग से ईजिली उनको इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा सकते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हम जनरली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ही लेते हैं। यानी इन पे आप लाइट डालते हैं मॉलिक्यूल्स पे और मॉलिक्यूल्स में एक्साइटेशंस होती है, एनर्जी चेंजेस होती है। अब सबसे पहले मैं बताऊँ आपको एटम्स में क्या रहता है। एटम्स में न्यूक्लियस रहता है और शेल्स रहता है। शेल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को आप एक्साइट कराते हैं, यानी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। समझ में आया? यानी इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल चेंज करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन चेंज होता है, ये याद रखना। मान लीजिए ये n=2 है, सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में चला गया तो यहाँ पे इसका n=2 था, यहाँ पे n=3 आ जाएगा। क्लियर? लेकिन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं होता है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम थोड़ा सा कम्प्लेक्स रहता है। क्यों कम्प्लेक्स रहता है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखो, सबसे पहले मैं अगर मॉलिक्यूल्स की बात करूं, ये मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ये दो एटम्स का बना हुआ मॉलिक्यूल है, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे HCl है। HCl में क्या है? HCl में मान लो अगर क्लोरीन की बात करूँगा मैं, तो क्लोरीन में न्यूक्लियस भी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड भी बनाया है ना। तो दिस बॉन्ड एक्ट्स लाइक स्प्रिंग। ये जो बॉन्ड है ना, ये स्प्रिंग की तरह एक्ट करता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। समझ में आया? अब देखो, अगर आप इस पे लाइट डालते हैं, सपोज विजिबल लाइट डाल दी आपने, तो इसमें ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होंगी, ठीक है। अब ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा डिटेल में। पहले देखो, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होंगे, ज़रूर होंगे जब आप विजिबल लाइट डालते हैं। और दूसरी बात, इसमें लाइट डालने की वजह से यानी रेडिएशन डालने की वजह से इन बॉन्ड्स का जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, वो भी चेंज होगा, क्योंकि ये स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेचिंग होगी इसमें। यानी इसमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन मीन्स चेंज, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से दूसरी जगह, यानी अपने शेल से दूसरे शेल में चला जाएगा। दूसरा, इसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस, वाइब्रेशनल चेंजेस आएंगी। इसमें बॉन्ड लेंथ चेंज होगा, बॉन्ड एंगल चेंज हो सकता है, अगर एंगुलर रहा तो वाइब्रेशन हो सकती है। और तीसरा, एनर्जी देने से इसकी जो रोटेशन है, मॉलिक्यूल के रोटेशंस, वो चेंज हो जाएंगी। यानी पहले ये स्लो रोटेट करता था, अब ये फास्ट कर सकता है रोटेट। समझ में आया? अब देखो, इससे पहले हमने बात की यूवी विजिबल में जब आप लाइट डालते हैं तो यूवी विजिबल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। समझ में आया ना? अगर आप IR देते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, तो उससे क्या होता है? उससे होता है वाइब्रेशनल चेंजेस, यानी वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस। मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जीज चेंज होती है। ये मैं सिखा दूंगा आराम से आपको। अगर आपने माइक्रोवेव्स दी, माइक्रोवेव में क्या होता है? माइक्रोवेव से इसमें रोटेशनल चेंजेस आती है, रोटेशनल ट्रांजिशंस। यानी मॉलिक्यूल पहले स्लो वाइब्रेट कर रहा था, अब फास्ट वाइब्रेट करेगा। पहले स्लो रोटेट करता था, अब फास्ट रोटेट करता है। इन एनर्जीज़ में जो विजिबल एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, यूवी विजिबल, है ना। उसके बाद में IR की एनर्जी, उसके बाद में माइक्रोवेव की एनर्जी। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एनर्जी लगती है, ई इलेक्ट्रॉनिक, वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स रहती है वो थोड़ी सी वीक रहती है इससे, यानी वाइब्रेशनल एनर्जी कम लगती है, इसमें कम एनर्जी रहती है वाइब्रेशंस के लिए जो लगती है एनर्जी। उसके बाद में आप रोटेशंस की बात करेंगे, हम लिखेंगे रोटेशनल एनर्जी, वो इससे कम रहती है। मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराना ये बहुत टफ है। ये पेन है मेरे पास में, इसके इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से ऊपर उठाना ये मुश्किल है। इसको स्ट्रेच करना ऐसे, इससे थोड़ा आसान है, लेकिन इसको रोटेट कराना, पेन को रोटेट कराना ऐसे, या मॉलिक्यूल को रोटेट कराना, ये तो बहुत इजी है। समझ में आया ना?
और इससे भी इजी है मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी ट्रांसलेशन, ई ट्रांसलेशन। समझ में आया ना? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगती है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, उसके बाद वाइब्रेशनल में, उसके बाद में रोटेशनल, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में। समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूँ ये ट्रांजिशंस किस तरह होती हैं। ये समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनर्जी लेवल्स, ये किस तरह की रहती है एनर्जी लेवल्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये है ग्राउंड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, ये वाली, ठीक, ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पे बताता हूँ ऐसे, और ये इसका एक्साइटेड स्टेट है। इट इज़ ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस वन इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की बात करूँगा मैं। समझ में आया? अगर मैं ग्राउंड स्टेट को थोड़ा सा इलाबरेट करूँ, मैग्नीफाई करूँ, तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, ये है ग्राउंड स्टेट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, दिस इज़ ग्राउंड स्टेट, यानी n इज इक्वल टू, सपोज मैं लिखूँगा 1, एनर्जी लेवल 1 है ये, क्लियर। अब अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ, दिस वन इज एक्साइटेड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट, दिस वन इज एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 2। यानी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो मान लीजिए वो ग्राउंड स्टेट में, अगर इस एरिया में इलेक्ट्रॉन चला गया, मान लीजिए वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब हर एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स रहती हैं। सपोज ये है वाइब्रेशन लेवल 1, ये है वाइब्रेशन लेवल 2, ये है वाइब्रेशन लेवल 3, ये वाइब्रेशन लेवल 4। क्योंकि वाइब्रेशंस के लिए जो एनर्जी लगती है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से कम लगती है। समझ में आया? अगर आप मॉलिक्यूल के ऊपर अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट डालते हैं तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान कुछ एनर्जी इसमें भी सर्फ हो जाती है, किसमें? वाइब्रेशंस में, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ में वहाँ पे वाइब्रेशंस भी हो जाती है, क्लियर। और ये याद रखना, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस हमेशा रहती है, कंटिन्यूसली रहती है, सिर्फ 0 केल्विन को छोड़ के। 0 केल्विन पे परफेक्टली क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंसेस रहती है उनका वाइब्रेशन बिल्कुल बंद हो जाता है। समझ में आया ना? वरना हर एक मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशंस कंटिन्यूसली होती रहती है। समझ में आया? इसी तरह से यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे भी इसी तरह की वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स रहेंगी, लेकिन ये वाली जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स है ना, दीज आर ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स। और ये जो है इनको लिखूंगा मैं V1 प्राइम, V2 प्राइम, V3 प्राइम, V4 प्राइम। दीज आर एक्साइटेड एनर्जी लेवल, ये वाइब्रेशंस, यानी ये वो वाइब्रेशन लेवल्स हैं जो एक्साइटेड स्टेट में होती है। यानी मॉलिक्यूल जब एक्साइट होता है उस वक्त अलग तरह की वाइब्रेशंस होंगी। और हर एक वाइब्रेशन लेवल के अंदर बहुत सारी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स रहती हैं, जैसे J1 J2 यहाँ पे लिखूँगा मैं, ठीक है, J1 J2, इस तरह से यहाँ पे J1 J2, क्लियर। समझ में आया? यहाँ पे भी ऐसे J1 J2, J1 J2 है, लेकिन यहाँ पे प्राइम लिखेंगे, यहाँ पे भी ये J1 J2, ये प्राइम। समझ में आया? तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि अगर हम 2 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स लेंगे, उन 2 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर बहुत सारी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स रहती हैं, और उन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर बहुत सारी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स रहती है, और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स रहती है, लेकिन इनको हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि ट्रांसलेशन कंटिन्यूस है, जबकि रोटेशन, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक ये डिस्क्रीट स्टेप्स में होती है, यानी दीज आर क्वांटाइज्ड। समझ में आया? जबकि ये कंटिन्यूस रहती है रोटेशन, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते। इतना तो क्लियर है। चलो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि ग्राउंड स्टेट में बहुत सारी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स रहती है, समझ में आया ना। इस तरह से एक्साइटेड स्टेट में भी बहुत सारी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स रहती है, यानी इसकी वाइब्रेशनल लेवल्स अलग और एक्साइटेड स्टेट की वाइब्रेशनल लेवल्स अलग है। समझ में आया?
अब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर क्या रहता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, जिनको आप जे से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स को आप दिखाते हैं ई से या एन से, वाइब्रेशनल को दिखाते हैं आप वी से, रोटेशन को दिखाते हैं आप जे से। एंड जे स्टैंड्स फॉर रोटेशनल कांस्टेंट, इस तरह से रोटेशनल क्वांटम नंबर, ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। एंड ई स्टैंड्स फॉर और एन स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर। समझ में आया? क्वांटम नंबर मतलब एनर्जी लेवल नंबर, ये याद रखना, ठीक। अब देखो, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, हमने इसके ऊपर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, सपोज वो इस लेवल में है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल बोल रहा हूँ मैं, वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये वाइब्रेशंस कंटिन्यूसली होती रहती है, क्लियर। जब आप इस पे लाइट देते हैं ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, जिस हिसाब से इसको लाइट मिलेगी उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेगा। अगर आप बिल्कुल एक ही वेवलेंथ दे रहे हैं, सपोज मैं दे रहा हूँ मतलब 400 या 220 नैनोमीटर दे रहा हूँ मैं इसको वेवलेंथ, या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ, तो तब क्या होगा, तब ये एक जगह से बिल्कुल दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने ऐसे ही वाइट लाइट दे दी या आपने रेड लाइट भी दे दी, लेकिन उस रेड लाइट में बहुत सारे वेवलेंथ्स या बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आएंगी छोटी छोटी अंदर, ठीक है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। देखो, अगर सिंपल एक ही वेवलेंथ रहता तो ये यहाँ से यहाँ सीधा चला जाता या यहाँ से यहाँ चला जाता, यानी एक एक्साइटेशन हो जाता। लेकिन अगर आप बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, यानी आपने ग्रीन लाइट दे दी लेकिन एक ही वेवलेंथ है, एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ, यानी रेडिएशन नहीं दी, आपने एक रेंज में दे दी, सपोज आपने 200 से लेके 250 नैनोमीटर तक रेडिएशन दे दी एक कलर की, तो इसमें फिर डिफरेंट तरह के ट्रांजिशन होंगे, कोई ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होगा, कोई यहाँ से यहाँ होगा, कोई यहाँ से यहाँ होगा, ठीक। ये हुई एक बात। दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शुरू हो जाता है तो मॉलिक्यूल में ऐसे, मान लो सिंपल सी बात बोलूँगा मैं आपको, अगर आपने बिल्कुल डीप नहीं पढ़ा केमिस्ट्री, मॉलिक्यूल में ऐसे शेकिंग हो जाए क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन छूट रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा, तो इसमें थोड़ी सी खलबली होगी। तो खलबली से क्या होगा, इसके जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। मान लीजिए ये पहले यहाँ पे इस लेवल पे वाइब्रेट कर रहा था, अभी इस लेवल पे वाइब्रेट करेगा। समझ में आया? इस तरह से इसमें बहुत सारी रोटेशनल चेंजेस भी आती है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, नो डाउट, यहाँ से यहाँ जा रहा है अगर हम सिंगल वेवलेंथ देंगे, लेकिन अगर आप रेंज ऑफ वेवलेंथ दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जाएगा, यहाँ से यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ से यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, क्लियर। अगर सिंगल ट्रांजिशन होता तो हमें एक ऐसी सिंगल पीक मिलती, एक लाइन मिलती, एक सिग्नल मिलती कि ये ट्रांजिशन हो गया। लेकिन इस ट्रांजिशन के साथ साथ में इसके नज़दीक वाले और भी ट्रांजिशंस होती हैं। समझ में आया? इस तरह की ट्रांजिशंस होती रहती हैं जो कम या इससे ज़्यादा होंगी, क्लियर। और इन ट्रांजिशंस के साथ साथ में वहाँ पे वाइब्रेशनल चेंजेस भी आती हैं, वाइब्रेशनल चेंजेस के साथ साथ में रोटेशनल चेंजेस भी आती हैं। तो आपको जो पीक मिलता है, यानी यहाँ पे जो सिग्नल मिलता है, वो ये नहीं, ऐसा नहीं मिलता, बल्कि आपको ऐसे ये मिलता है, या मैं ऐसा बोलूँगा, आपको एक लाइन स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, आपको लाइन नहीं मिलता जिस तरह एटॉमिक स्पेक्ट्रम में मिलता था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, मॉलिक्यूल में आपको बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा। क्या मिलेगा? बैंड स्पेक्ट्रम, क्योंकि आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ में बहुत सारे वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस और बहुत सारे रोटेशनल ट्रांजिशंस भी देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये जो दो कंसेप्ट्स हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, ये आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बोर्न ओपेनहीवर अप्रोक्सीमेशन, और उसके बाद में उठाएंगे हम यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही,
इन वीडियोज़ को अच्छे से देखो, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है। ओके, चलो बाय।